स्वागत है आप लोगों का एनसीईआरटी अड्डा में। मेरा नाम है अदिति और मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ फिर से एक नई वीडियो, एक नई क्लास। ओके, सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि एनसीईआरटी अड्डा पे आपको मिलती है 6th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक की एनसीईआरटी की क्लासेस। ओके, यहाँ पर मैंने अभी स्टार्ट करी है आपकी हिस्ट्री एनसीईआरटी की क्लासेस से। तो यहाँ पर आप लोगों की 6th स्टैंडर्ड की जो बुक है जिसका नाम है आवर पास्ट, उसको हम लोग यहाँ पर शुरू कर चुके हैं, जिसमें से एक चैप्टर आपका कवर हो चुका है और लास्ट वीडियो में मैंने सेकंड चैप्टर को किया था स्टार्ट, जिसको करेंगे आज हम कंटिन्यू। और भी यहाँ पर आपकी जो एनसीईआरटीज हैं उनकी वीडियोस जल्द ही आप लोगों के लिए यहाँ पर आएंगी, ठीक है, जिसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हो और उससे अपनी जो पढ़ाई है उसको अच्छी तरीके से इजीली कर सकते हो। तो जितनी भी आप लोगों की एनसीईआरटीज हैं, आप लोगों को पता है जितने भी स्टूडेंट्स आपके 6th स्टैंडर्ड में है, 7th में है, 8th में है, 9th में है, 10th में है, 11th में और 12th में, आप लोगों के लिए एनसीईआरटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि ये फॉर्म करती है आपका बेस। और अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो आप लोग इजीली कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो, चाहे आपका स्कूल का एग्जाम हो, चाहे आपके बोर्ड्स के एग्जाम हो, या फिर चाहे एक आपका गवर्नमेंट एग्जाम। गवर्नमेंट एग्जाम में यूपीएससी, एसएससी आते हैं आपके, जिसमें आपके एनसीईआरटीज की सबसे ज्यादा आप लोगों को जरूरत पड़ती है, जिससे कि आप लोग अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर सके और आगे के सब्जेक्ट्स में इजीली आप लोग उनको कवर अप कर सके। तो यहीं पर मैंने 6th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी स्टार्ट कर दी है, हिस्ट्री एनसीईआरटी। ओके, मेरा नाम अदिति है। आप लोग यहाँ पर इन वीडियोस को देखकर उनको यूटिलाइज कर सकते हो अपनी पढ़ाई में, ठीक है। और आप लोग यहाँ पर जितनी भी वीडियोस हैं आप उनको देख सकते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो डू लाइक देम, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ऑलराइट, चलिए। तो लास्ट क्लास में मैंने जैसे कि आपको बताया कि सेकंड चैप्टर की कर दी थी मैंने शुरुआत, जिसमें हम लोग देख रहे थे कि हंटिंग और गैदरिंग से, यानी कि जो लोग शिकार करते थे यहाँ पर, अब वो शिकारियों से यहाँ पर किसान यानी कि फार्मर्स कैसे बने, ठीक है, ये चेंज कैसे आया यहाँ पर, इस चीज को हम लोग यहाँ पर कर रहे थे कवर। ये है आपका पूरा चैप्टर जिसमें हम लोग यहाँ तक कवर कर चुके हैं। वी हैव कवर्ड के जो अर्ली लोग थे, जो अर्ली मैन थे, वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव करते थे, और इसके हमने देखे थे 4 एग्जाम्पल्स। ओके, तो आप लोग प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं जानकारी लेने के लिए। फिर हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों को इन पुराणिक लोगों के यानी कि एंशिएंट जो हमारे लोग थे उनके बारे में किस प्रकार से जानकारी मिलती है। ओके, चलिए आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। अब ये लोग किस प्रकार से एक जगह को निर्धारित करते थे, यानी कि चूज करते थे कि जिस पर ये, जहां पर ये रह सके। तो देखिए यहाँ पर आपको एक मैप देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब ये जो मैप है यहाँ पर हर एक जगह जो है वो मार्क्ड है, जो आपको रेड ट्रायंगल में, यानी कि जैसे भीमबेटका है, जैसे आपका हुंदगी है, जैसे आपके कर्नूल केव्स हैं। तो ये जो रेड ट्रायंगल बने हुए हैं, ये रेड ट्रायंगल यहाँ पर क्या दर्शा रहे हैं, ये वो साइट्स हैं जहां से जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको एविडेंस मिले हैं हंटर और गैदरर्स के, ठीक है, जो कि आज से कईयों साल पहले यहाँ पर मिलते थे। तो उनके जो एविडेंसेस मिले हैं वहां पर आपको यहाँ पर रेड जो ट्रायंगल्स हैं वो देखने को मिलते हैं। ओके, उसके बाद आप देखोगे ओनली सम आर शोन इन द मैप। अरे कुछ ही साइट्स जो हैं वो यहाँ पर आपको मैप में देखने को मिल रही है, अदरवाइज यहाँ पर कई सारी साइट्स हैं जहां पर आपके हंटर गैदरर्स जो थे वो रहा करते थे। बस इस मैप में कुछ ही साइट्स आपको यहाँ पर बताई गई हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं जो कि लोकेटेड है नियर सोर्स ऑफ वाटर। तो ये बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो कि पानी के पास है, ठीक है, पानी जैसे आपकी नदियां हैं इनके पास, जो झील हैं वो इनके पास है, जिससे कि इनको पानी जो कि सोर्स ऑफ लाइफ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपकी रिसोर्स है, वो इनको आसानी से यहाँ पर मिल सके। चलिए, तो ये देखिए, as tools were important, people tried to find places जहां पर अच्छी क्वालिटी के जो स्टोन टूल्स थे वो इजीली अवेलेबल हो सके।
ओके, जैसे कि यहाँ पर आप बॉक्स में देख रहे हो भीमबेटका के बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है। देखिए यहाँ है आपका भीमबेटका और ये एरिया है आपका एमपी मध्य प्रदेश। भीमबेटका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत पुरानी साइट है जहां पर जो आपको केव्स हैं यानी कि जो गुफाएं हैं, जो रॉक शेल्टर्स हैं, वहां पर आपको देखने को मिलती हैं पेंटिंग्स, ठीक है। और ये पेंटिंग्स जो है वो यहाँ पर जो पौराणिक लोग थे उन्होंने यहाँ पर नेचुरल केव्स में इस तरीके की पेंटिंग्स वगैरह जो है वो बनाई हैं। और ये जो पेंटिंग्स हैं ये इनके बारे में हमें बहुत सारी जानकारी देती हैं कि किस प्रकार के लोग थे, क्या क्या करते थे, कौन से जानवरों का उसमें हम लोगों को एविडेंस, मतलब जिस जानवर की यहाँ पर ड्राइंग बनाई है उसी से हमें पता चलेगा कि उस टाइम पर कौन से जानवर थे प्रेजेंट। ओके, सो पीपल चूज दीज नेचुरल केव्स। तो यहाँ पर जो लोग थे वो नेचुरल केव्स को इसीलिए चूज करते थे क्योंकि वो इनको बारिश से बचाते थे, गर्मी से बचाते थे, ठीक है, और तेज तेज हवाओं से बचाते थे। ये जो रॉक शेल्टर्स हैं दे आर क्लोज टू द नर्मदा वैली। ये जो रॉक शेल्टर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, यहाँ पर आपको नर्मदा नदी देखने को मिलेगी, तो नर्मदा नदी के पास है ये, ठीक है। चलिए अब आप लोग यहाँ पर जानकारी ले सकते हो कि नदी के पास ही ये लोग यहाँ पर क्यों रहा करते थे इन रॉक शेल्टर्स में, जिससे कि इनको अच्छे वेपन्स बनाने के लिए जो स्टोन्स वगैरह हैं वो प्राप्त हो सके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो साइट्स क्या होती हैं। साइट्स वो जगह हैं जहां पर हमें मिलते हैं रिमेन्स यानी कि जो अवशेष हैं वो मिलते हैं, जैसे कि टूल्स हो गए, पॉट्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, ठीक है, ये सारी चीजें प्राप्त होती है, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी बनी थी आज से कईयों साल पहले, ओके, और उन्हीं लोगों के द्वारा यहाँ पर ये छोड़ दी गई, जो कि अब जब हमें मिली है तो हम इनका एनालाइज करते हैं, इनको देखते हैं, इनका निरीक्षण होता है और उसके बाद ही यहाँ पर पता चलता है कि कितने वर्ष पुरानी है। ओके, फाइंडिंग अबाउट द फायर। अब यहाँ पर आज हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से इन लोगों को आग के बारे में जानकारी हुई, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर कर्नूल केव जो थे वो मैप में मैं आपको दिखाती हूँ दोबारा से। यहाँ पर कर्नूल केव आपको मैंने मार्क कराए थे, ये रहे कर्नूल केव। अब कर्नूल केव से फायर का क्या रिलेशन है? देखिए कर्नूल केव जो है यहीं पर हमें मिले थे ट्रेसेस। किसके ट्रेसेस मिले थे? ऐश के। ऐश मतलब राख। जब कोई चीज जल जाती है यहाँ पर, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि उसके पीछे कुछ काला काला सा बचता है, वो क्या होता है? वो होती है राख, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ऐश। तो ये सजेस्ट करता है कि जो लोग थे उनको यहाँ पर आग जलाना आता था और आग जला के ही वो यहाँ पर अपना खाना पका पाते होंगे, है ना, जानवरों को डरा पाते होंगे, और जो आग है वो एक सोर्स ऑफ लाइट भी होगी, क्योंकि आज के टाइम पर तो आपके एलईडी बल्ब्स होते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें हैं आपके लिए सोर्स ऑफ लाइट, पर उस टाइम पर उन लोगों के लिए सोर्स ऑफ लाइट क्या थी? सिर्फ और सिर्फ फायर। तो इस फायर का इस्तेमाल करके ये इसको सोर्स ऑफ लाइट की तरह इस्तेमाल करते थे, फिर अपने जो खाना है जैसे जो मीट है उसको रोस्ट करने के लिए और जानवरों को डराने के लिए, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं चेंजिंग एनवायरनमेंट के बारे में। अब देखिए कहा जा रहा है कि आज से 12,000 साल पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक मेजर चेंज जो था वो क्लाइमेट में देखने को मिला, ठीक है, यानी कि जो आइस एज थी वो यहाँ पर अब आपके घटकर जो वार्म कंडीशंस थी वो यहाँ पर आ रही थी, यानी कि आपके मौसम में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा था। अब मौसम यहाँ पर गर्म होता जा रहा था और इस गर्म होने की वजह से, मौसम में इस बड़े चेंज की वजह से यहाँ पर ग्रासलैंड यानी कि मैदानी इलाकों का डेवलपमेंट हुआ और इसकी वजह से यहाँ पर आपके कई सारे जानवर थे जो कि यहाँ पर आपके इंक्रीज हुए, जैसे कि डियर हो गए, एंटीलोप हो गया, गोट हो गई, शीप हो गया, कैटल हो गई। ये जो एनिमल्स थे ये सर्वाइव कर पाते थे ग्रासेस पे, और जब यहाँ पर वार्म कंडीशंस हुई तो वार्म कंडीशन से ये जो आइस एज वाला जो टाइम था, ठीक है, अब वो ग्रासलैंड्स में चेंज होता जा रहा था, जगह जगह घास उग रही थी, मैदानी इलाके बढ़ रहे थे, और इन मैदानी इलाकों में यानी कि जो आपकी ग्रास है, जो घास है, उस पर रिलाई कर सकते थे वो जानवर जो कि है आपके डियर है, ठीक है, हिरन हो गया, एंटीलोप हो गया, भेड़, बकरी, कैटल, यही सारे जानवर हैं जो घासों पे आपके सर्वाइव कर पाते थे, इसीलिए इनकी जो बढ़ोतरी थी, इनका जो नंबर था वो इस टाइम पर हमें इंक्रीज होता हुआ नजर आता है। अब
Those who hunted these animals now followed them. अब जो इनको यहाँ पर जो इन जानवरों का शिकार करते थे वो इनका यहाँ पर पीछा करते थे, ठीक है, और इनकी जो फूड हैबिट्स हैं उनको जानते थे, इनके ब्रीडिंग सीजन्स को जानते थे, और इसी हिसाब से इनके लिए एक मदद होती थी, इनको इस्तेमाल करते थे हर्टिंग के लिए, रेयरिंग के लिए, मतलब इन जानवरों को ये डोमेस्टिकेट करने के लिए अपने पास रखते थे। ओके, इसके बाद आप देखोगे कि फिशिंग भी जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, यानी कि अब ये लोग यहाँ पर मछलियां भी पकड़ने लगे थे, ठीक है, और मछली भी एक सोर्स ऑफ फूड था इन लोगों के लिए, जिसको ये यहाँ पर इजीली खा पाते थे। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पर नेम्स एंड डेट्स जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं आपको ये समझा देती हूँ। देखिए वैसे ये अलग मैं आपको एक वीडियो में समझाना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसके लिए आप लोगों के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, जिसमें मैं आपको ये पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर समझाऊंगी। नेम्स ऑफ डेट ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जस्ट अ सेकेंड, देखो तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक अलग वीडियो जो है, एक सेपरेट वीडियो है, वो डेफिनेटली बना दूंगी। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। Now this was also a time when several grain-bearing grasses, included wheat, barley and rice, grew naturally in different parts of the subcontinent. अब देखिए यहाँ पर क्या होता, जब वार्म कंडीशंस यहाँ पर पैदा हो रही थी, यानी कि क्लाइमेट में चेंज देखने को मिल रहा था, तो क्लाइमेट में जब चेंज आया तो आपके ग्रासलैंड्स जो थे वो बढ़ते हुए नजर आए। अब इन मैदानी इलाकों में कुछ ऐसी सीड्स थी, मतलब कुछ ऐसे ग्रेन बियरिंग ग्रासेस थी, ठीक है, जैसे कि आपकी गेहूं। अच्छा, अगर आप लोगों ने यहाँ पर गेहूं की खेती देखी होगी तो आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ इस तरीके का यहाँ पर इस तरीके के यहाँ पर आपको गेहूं में वो देखने को मिलते होंगे, ठीक है, इस तरीके का ये आपका क्रॉप होती है, उसमें यहाँ पर ना जो ये आपके ऐसे होते हैं, इनमें ग्रेन्स होते हैं गेहूं के, ठीक है। तो अब जब यहाँ पर मैदानी इलाके बढ़ रहे थे तो कुछ इस तरीके के जो प्लांट्स थे, ठीक है, इस तरीके की जो ग्रासेस थी वो यहाँ पर उग रही थी, जिनमें हमें ग्रेन्स देखने को मिले। ऐसे ही आपके चावल की होती है, धान की खेती भी तो ऐसी होती है, तो ये सब जब उगे तो इनमें थे ग्रेन्स। क्या थे इनमें? ग्रेन्स थे, और ये नेचुरली यहाँ पर उगने लगे, जैसे कि आपकी गेहूं, जैसे कि आपका चावल, जैसे कि आपका बार्ले। अब जब ये नेचुरली उगे तो इनको यहाँ पर जो हमारे मेन और वुमेन हैं, इन्होंने ऑब्जर्व किया, फिर इनको यहाँ पर इकट्ठा किया और इन ग्रेन्स का अपने खाने के लिए इस्तेमाल किया, जिनको आज भी हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही ये पकने चालू हुए, उनकी कटाई करी और कटने के बाद इनको खाया। जिस तरीके से इनको समझ में आया कि हम लोग भी यहाँ पर किस प्रकार से इन प्लांट्स को उगा सकते हैं, जो चीज यहाँ पर नेचुरली उग पाई है उसको तो हम यहाँ पर उगा सकते हैं। तो जो ये ग्रेन्स इनको मिले थे, जो सीड्स मिली थी, उनका इस्तेमाल करके इन्होंने भी सेम प्रोसीजर को अपनाया। यहाँ पर इन सीड्स को एज इट इज प्लेस किया, ठीक है, उन्हें पानी दिया, एक जगह काफी समय तक रुके, परमानेंटली सेटल्ड हुए एक जगह, और उसके बाद अपनी उगाई हुई फसल को चेक किया और यहाँ पर ये बन गए किसान, ठीक है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर चीजों को ऑब्जर्व करके बने थे किसान, देख देख कर सीखे थे, कहते हैं ना देख देख कर सीखो चीजों को। उसी हिसाब से जब इन्होंने चीजों को देखा, ऑब्जर्व किया और उसके बाद खुद उन सारी चीजों को अप्लाई किया अपने आप पर, ठीक है, खुद से किया इन्होंने, तब जाके ये सीखे और शिकारियों से बन गए फार्मर्स। यानी कि अब इनको जानवरों पर, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, उनके फल यहाँ पर तोड़कर खाने ही नहीं, अब यहाँ पर ये खुद से ही इन सारी चीजों को उगा सकते थे, एक जगह रह के अपने खाने का जो सोर्स है उसको कंप्लीट कर सकते थे, इनको अब भटकना नहीं पड़ेगा। ओके, चलिए, now here you can see that people could also attract and then tame animals by leaving food for them near the shelters। अब यहाँ पर ये क्या करते थे कि जानवरों को अपनी तरफ खींचने के लिए उनकी जो शेल्टर्स होती थी, उनके जो घर होते थे, वहां पर क्या करते थे कि जो फूड होता था, जो खाने पीने की चीजें उनके घर के पास छोड़ जाते थे, जिससे कि क्या है कि जो जानवर है वो अट्रैक्ट होके जब खाने की पास दौड़ेगा तब तक ये उसको पकड़ लेंगे। ओके, सो द फर्स्ट एनिमल जो कि यहाँ पर टेम किया गया वो थे आपके वाइल्ड एंसेस्टर्स ऑफ डॉग, यानी कि जो सबसे पहला एनिमल है जिसको टेम किया जाता था वो थे आपके डॉग्स। ओके, नाउ लेटर पीपल encouraged animals that were relatively gentle
to come near the camps where they lived. Okay, so these animals जैसे कि आपके हैं sheep हो गए, goat हो गई, cattle हो गई, pig हो गए, ठीक है, जो कि यहाँ पर हर्ड्स में रहते थे और ये घास वगैरह खाते थे, तो उनको ये लोग यहाँ पर टेम किया करते थे आगे जाके। सबसे पहले यहाँ पर आपके डॉग जो है, ठीक है, उनको टेम किया जाने लगा। Alright, so often people protected these animals from attacks by other wild animals and this is how they become herders. तो इस तरीके से अब ये लोग चरवाहे भी बन गए थे, समझ रहे आप लोग? अब ये एक तरीके से चरवाहे भी बन गए थे, किसान बने ही बने और चरवाहे भी बन गए, क्योंकि अब इन्होंने जानवरों की सुरक्षा करना भी शुरू कर दिया था। अब उनको पालतू जानवर ये लोग अपने साथ रखते थे, उनकी सुरक्षा भी करते थे। और यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले शुरुआत होती है डॉग से और उसके बाद यहाँ पर जैसे आपकी शीप यानी कि भेड़ बकरियां, कैटल हो गए, पिग हो गए, इन सबको भी अपने साथ रखा करते थे। ओके, चल अब यहाँ पे देखिए domestication, a new way of life, storing animals, finding about the first farmers and herders toward the settled life, इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर। तब तक के लिए आप लोग मुझसे जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो का यहाँ पर इंतजार करिए जिसमें हम लोग आगे के जो पॉइंट्स हैं उनको करेंगे कवर। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आप क्या करोगे, आप करोगे इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। जो भी डाउट है आपके कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है, मैं आपके डाउट्स यहाँ पर डेफिनेटली करूंगी सॉल्व। ओके, चलिए तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय ऑल ऑफ यू।